नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10वीं के भौतिकी विषय के प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन पाठ को आज यहाँ पर कवर करेंगे। उनके उस पाठ के मुख्य बिंदु को यहाँ पर पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश है क्या? तो प्रकाश वस्तु को देखने के आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ नहीं देख पाते। मान लीजिए हम अंधकार में देखने के लिए हम सबसे पहले आवश्यक होता है हमारा आँख का, उसके बाद होता है प्रकाश का। अतः इसमें दिया भी गया है, अतः प्रकाश वह कार्य है जिसकी सहायता हम पर वस्तु को देखते हैं। अगर मान लीजिए प्रकाश ना हो तो हमारा सारा जीवन अंधकार में गुजर जाएगा। तो इसका मेन अध्ययन हम कर सकते हैं कि प्रकाश देखने के लिए दो चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो प्रकाश का, दूसरा हमारी आँखों का। अगर हमारे आँख नहीं रहेगा तो हम कुछ वस्तु नहीं देख पाएंगे। अगर आँख रहते हुए प्रकाश ना रहा तो भी हम वस्तु किसी को नहीं देख पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का क्या क्या स्रोत है इसके बारे में हम जानते हैं। प्रकाश का स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित। तो जानते हैं कुछ, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन आदि प्रकाश का स्रोत है। इससे प्रकाश निकलता है। चाहे बिजली का जलता बल्ब लीजिए, सूर्य का प्रकाश लीजिए, चंद्रमा का प्रकाश, सभी प्रकाश का स्रोत है। तो ये सब हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत है। मतलब प्राकृतिक में क्या है तो हम बता देते हैं। सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक है, चंद्रमा है प्राकृतिक है, लेकिन बिजली का जलता हुआ बल्ब प्राकृतिक तो नहीं है, ये तो मानव बनाया है, तो मानव हो जाएगा। मोमबत्ती प्राकृतिक है या मानव, इसमें आप बोल सकते हैं मानव निर्मित है। मोमबत्ती, लैंप है मानव निर्मित। इसमें आप डिफरेंट कर सकते हैं कौन प्राकृतिक है और कौन मानव निर्मित बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती आदि, ये सब प्रदीप्त जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो वस्तु प्रदीप्त कहलाते हैं। अब इसमें और प्रवृत्त आप बोल सकते हैं, जैसे कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं और प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। जैसे हम आपका टेबल हो जाएगा, पेन हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, और सभी जो आपके आसपास चारों ओर जो दिख रहे हैं, जो आपको लगता है ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो अप्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आप इसका कवर कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? इसको कहते हैं स्कैटरिंग। प्रकीर्णन बहुत बड़ा परीक्षा में पूछा जाता है, प्रकीर्णन क्या है, तो हम आज इसको कवर करते हैं। सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब अणु की धूल कण पर पड़ता है तब वह कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर से उसे चारों विकृत करते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। मान लीजिए सूर्य प्रकाश यहाँ गुजरता है, अगर हमारे धूल कण पर पड़ता है, धूल कण पर पड़ के उसको धूल कण उसके प्रकाश को चारों विकृत करते हैं, तो वही स्कैटरिंग कहलाता है। अभी कभी कभी चमकता है, दिन में भी देखते हैं धूल कण चमकते रहता है। जैसे आपका अगर घर किसी का फूस का घर है या किसी का है, तो वहाँ पर आपका लाइट अगर आता है, सूर्य का प्रकाश देखते हैं वहाँ पर चमकते हुए चांदी के जैसे चमकता है वहाँ पर कण, तो यही स्कैटरिंग हुआ जाता है। उसके बाद प्रकाश की किरणें क्या है? प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा पर गमन करता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सरल रेखा। कोई अगर पूछता है प्रकाश किस रेखा में गुजरती है, तो आप कहिएगा हमेशा सरल रेखा में गुजरती है प्रकाश। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब आपका प्रकाश किरण तो हो गया। यहाँ पे एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, यहाँ तो हो गया। उसके बाद है प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरणें के समूह, अगर मान लीजिए यहाँ प्रकाश का समूह एक साथ बहुत बार निकलता है गुच्छे में, तो ये पुंज कहलाता है। ये गुच्छे में निकलना प्रकाश को पुंज कहलाता है। देखिए पुंज कितने प्रकार के होते हैं? पुंज होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब इसके बारे में अभी बताया जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ अपसारी किरण पुंज। यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं कि एक ही मुख्य बिंदु से निकल के चारों ओर गुजर रहा है प्रकाश किरण, तो वो अपसारी कहलाएगा। अगर एक बिंदु से लेके मुख्य एक कोई ध्रुव से लेके चारों ओर गुजरना है प्रकाश किरणों को अपसारी कहलाता है। और समांतर किरण पुंज, अगर आपका प्रकाश किरण समांतर दिशा में चल रहा है, सब एक समांतर दिशा में प्रकाश किरण, देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं साथियों कि सभी किरण समांतर दिशा में थी, वो समांतर किरण पुंज कहलाएगा। और तीसरा है अभिसारी। तो अभिसारी में कहिएगा कि चारों तरफ से प्रकाश के एक ही बिंदु पर आके मिलना, वो कहलाता है अभिसारी। यहाँ पर देख सकते हैं तीर किस दिशा में, एक बिंदु की दिशा में जा रहा है तीर, तो अभी कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। तो ये कवर हो गया साथियों, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पारदर्शी पदार्थ। आप साथ में आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो, पारदर्शी कहलाते हैं, सभी तो जानते हैं हम लोग। और पारदर्शी पदार्थ कहते हैं वो पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर बाहर नहीं जाने देता है, वो अपारदर्शी कहलाता है। एक बात आता है पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से गुजरने देता, आंशिक जो भाग गुजरने देता है, वही पारभासी पदार्थ कहलाता है। साथ ही बार बार परीक्षा में पूछा जाता है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। आप लोग इस फार्मूला की इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने बता दिया हूँ, वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर गुजरने जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बारे में जानता है। देखिए, प्रकाश तो हम जस्ट बता दिए हैं। परावर्तन होता है, मान लीजिए कोई आईना रखा हुआ है, आप कोई किसी आईने पर हम मान लीजिए यहाँ टर्च जलाते हैं, क्या आईने से होकर टर्च का रोशनी पार कर जाता? नहीं। क्यों? तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है, यहाँ से गुजर के यहाँ फिर मुड़ जाता है प्रकाश। तो प्रकाश के मुड़ना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में पढ़ना है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जो आपका वस्तु प्रकाश को परावर्तन कर दे, तो वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। साथ में इसको आप समझ गए होंगे। परावर्तन के नियम क्या क्या उसके बारे में देखना है। देखिए, परावर्तन के नियम मैंने यहाँ पर बता दिया चित्र के माध्यम से, इसके माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले साथ में सबसे पहले देखना है चित्र को। आपतन बिंदु, देखिए आपतित किरण। सबसे पहले आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण का तीर किस दिशा में? एक ये दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, यहाँ से आप टर्च जलाते हैं, टर्च जलाना है और टर्च सीधी रेखा गरम करके यहाँ लौटती है। इस टॉर्च के जाने की प्रक्रिया को आपतित किरण कहते हैं। और फिर यहाँ से टॉर्च प्रकाश पड़कर फिर मुड़ जाता है, टकरा कर लौटने की प्रक्रिया कहते हैं परावर्तित किरण। अब यहाँ पर जिस एंगल से बन रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये है आपतन कोण, जिसको कहते हैं एन से डिनोट कर सकते हैं। ये समतल दर्पण है। आपको इस दर्पण के से यहाँ से आपको कोई भी वस्तु जलाते हैं या कोई टॉर्च को जलाकर यहाँ से प्रकाश को छोड़ते हैं, यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ से छोड़ने की प्रक्रिया आपतित किरण कहलाता है, वहाँ से लौटने की प्रक्रिया को परावर्तित किरण। इसके जो बीच में एंगल बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और फिर जो एंगल इधर से जाता है इसका परावर्तन कोण। दो एंगल यहाँ बन रहा है, कोण आई, कोण आर, तो कोण आई इक्वल टू कोण आर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपतित किरण हो गया यहाँ पे, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पर जस्ट बताए हैं, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और यहाँ पर जो अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है। साथ ही इसको आप चित्र को याद रखिएगा। यहाँ जो प्रकाश यहाँ से जो गुजरता है वो आपतित है, यहाँ से फिर लौटता है, उसको कहते हैं आप ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह विलंब। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर, ये साथियों याद रखना है। उसके बाद आगे है सबसे मेन टॉपिक है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में इमेज जिसको कहते हैं। क्या है इमेज? तो इमेज के बारे में जानते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जब मान लीजिए कोई भी वस्तु यहाँ से कोई किरण गुजरती है, परावर्तन होती है, या कोई किसी या कहीं जाके मिलती है, वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी। आप साथ ही इसको याद रखें, दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, पहला है वास्तविक, दूसरा है आभासी। वास्तविक किसे कहते हैं और आभासी या काल्पनिक किसे, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वास्तविक का परिभाषा में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं रियल इमेज, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जिसका रियल इमेज कहाँ बनता है? तो समतल दर्पण, जो दर्पण हमारे घर में होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनते रहता है, वो हम वस्तु का हमेशा उल्टा बनता है। मान लीजिए आपको उसको अगर जांच करना है तो आप अपने समतल दर्पण के आगे किताब रख दीजिएगा तो किताब उल्टा प्रतिबिंब नजर आएगा, उसका अक्षर भी उल्टा नजर आएगा। तो साथ ही क्लियर हो गया है आपका। उसके बाद आता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आते हुए किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु का स्रोत आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का सीधा होता है। आभासी हमेशा सीधा है। आभासी में आता है, मान लीजिए उत्तल दर्पण है, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद समतल दर्पण किसे का, जस्ट अभी चर्चा की समतल दर्पण का। समतल दर्पण का मेन उद्देश्य है कि आपके घरों में रहता है, जिसका मेन उपयोग होता है आपका लाइब्रेरी में होता है और अपने घरों में होता है, इसके उसके बारे में पढ़ना है। समतल दर्पण क्या है? कोई वस्तु समतल दर्पण जितनी आगे हो तो उसका प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब दर्पण के ऊपर उतना ही पीछे बनता है। मान लीजिए आप अगर यहाँ खड़ा हैं तो दर्पण का प्रतिबिंब उतना ही पीछे आपका बनेगा। मान लीजिए कि हमेशा वस्तु को बराबर बनता है प्रतिबिंब। वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, यहाँ पर आप याद रखिएगा। समतल दर्पण में ये फार्मूला ये रटना है आपको। वस्तु दूरी इक्वल टू होता है प्रतिबिंब का दूरी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होता है? पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसको याद रखना साथियों। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का बराबर होता है, ये तो हम बता चुके हैं। प्रतिबिंब वस्तु का तरीका सीधा बनता है। और पाँचवा है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। छठा है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। आगे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है साथियों, उसके बारे में चर्चा सबसे पहले करें। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। दर्पण यहाँ पर लिख देते साथियों, कुछ मिस टाइपिंग हो चुका है इसलिए सॉरी। देखिए यहाँ पर मैंने गोलीय दर्पण के बारे में बताया हूँ। देखिए क्या है गोलीय दर्पण। सबसे पहले यहाँ देखना एक कलाई, मान लिया कोई दर्पण है, यहाँ गोलीय दर्पण है। इसका परावर्तक सतह बाहरी की तरफ जो होता है वो होता है अवतल दर्पण। जो आपको बाहर अवतल दर्पण की परिभाषा यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है, परिभाषा कि जिसका जो बाहर की तरफ उसका भाग होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। साथ ही यहाँ पर परिभाषा बन चुका है, अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। आप अवतल दर्पण कह सकते हैं जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ वो अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा है उत्तल दर्पण, उसके कहते हैं जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं परावर्तक इसका अंदर की तरफ है और इस परावर्तक इसका बाहर की तरफ है। कलई है, यहाँ पर आपको कलई किया गया है। वक्ता त्रिज्या है, जिसका जितना डिस्टेंस वो वक्ता त्रिज्या का, जिसको आर से डिनोट करते हैं हम। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। साथियों इसको याद रखना है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण जिस भाग से होता है उसे गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। तीसरा है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस त्रिज्या को दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। देखिए वक्ता केंद्र अलग है, वक्ता त्रिज्या अलग, साथ ही इसको आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं और यहाँ वक्ता त्रिज्या अलग है। अब इसमें आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। आगे है गोली से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। मान लीजिए केंद्र से लेके और उसका मुख्य सरल रेखा पर मिलाने वाले केंद्र से लेकर ध्रुव वक्ता केंद्र पर जो मिलाता है, ध्रुव से लेके और वक्ता केंद्र पर जो मिलाने रेखा होता है उसको गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण फोकस दूरी और उसके वक्ता त्रिज्या का संबंध क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको देखना है फोकस दूरी F=R/2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट में। आप इसको बारे में समझाते पहले। F क्या है यहाँ पर? F यहाँ पे फोकस दूरी है, R यहाँ पर रेडियस है, वक्ता त्रिज्या जिसको होता है, जिसको आप इसमें क्या है संबंध क्या क्या है? दर्पण इसके अगर आप इसका सवाल भी बना सकते हैं, इससे क्या क्या सवाल बनता है। तो सवाल बनने का तरीका, जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई दर्पण का फोकस दूरी 30 दिया है, अगर कोई दर्पण का फोकस दूरी 30 है और उसमें आपको कहेगा कि आर निकालने के, तो आप निकाल सकते हैं, आर इसमें निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई वस्तु का आर दे दिया 20 और आप कहेगा फोकस दूरी निकालने, तो फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, R/2 होता है बराबर, तो 20/2 आ जाएगा, तो 10 आएगा इसका आंसर। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका F अगर दे दिया 30, अगर आपको R निकालना है तो कैसे निकालेगा? तो यहाँ 30 इक्वल टू लिख सकते हैं R/2, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते, इसको इससे गुना इससे R का मान हो जाएगा 60। तो आपको सबको समझ आएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। आपतन दर्पण के सामने दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, उसके बारे में देखना है। यहाँ पर साथियों इसको देखना है, आपको समझना है। PDF के माध्यम से मैंने यहाँ PDF डायरेक्ट दे दिया हूँ। यहाँ पर जिसका कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहला है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में देखना है। तो अगर वस्तु इसके वक्ता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में अगर होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसका पिक्चर आपको देख लेना है।
यहाँ पर मैंने आप खुद से यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ मैंने PDF उपलब्ध करा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, उनका आकार क्या क्या होता है। अगर अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव पे हो तो प्रतिबिंब ध्रुव पर बनता है, और वास्तविक आभासी बनता है। सीधा उल्टा अगर सीधा बनता है और वस्तु से बराबर बनता है। अगर साथ ही उसको हमेशा आपको देखना है या याद रखना है। अगर ध्रुव तथा एफ के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। अगर फोकस दूरी पर हो तो अनंत पे है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा। साथ ही इस आपको देखना है, इसको आपको याद रख लेना है चार्ट को। आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते बढ़ते साथ देखते हैं अवतल दर्पण क्या है। तो यहाँ पर PDF के माध्यम से देख सकते हैं, कोई व्यक्ति या दाढ़ी बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दिमाग यह होता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हम कह सकते हैं हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण है। तो पहले पढ़ते हैं PDF को। चूँकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा और बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए बड़ी वक्ता त्रिज्या वाले दर्पण का उपयोग हजामती बनाने के लिए किया जाता है। ये वस्तु से बड़ा बनाता है, इसलिए हजामत में जहाँ देखते हैं कि आईना होता है वो अपने वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आगे है उसका कहाँ का उपयोग होता है। दूसरा टॉर्च वाहन हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। तीसरा है रोगियों के नाक, कान और गले आदि जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद चौथा है सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्टी मतलब जहाँ जहाँ अगर ईंट और बनते हैं जहाँ पर, वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद आपको उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा रहे हैं। उत्तल दर्पण का पहले उपयोग देते हैं स्कूटर में, मोटर कार तथा बस में होता है। इसके हेडलाइटों में स्कूटर हेडलाइट, मोटर कार का हेडलाइट तथा बस के हेडलाइट में होता है। चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में पढ़ना है। पहला इसको याद रखना है, अवतल दर्पण के वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण के वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी धनात्मक तथा यहाँ का ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा उत्तल दर्पण। दर्पण सूत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। सबसे लास्ट दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको आपको याद रखना है। जस्ट मैंने आपको बता चुका हूँ। उसका दर्पण सूत्र रहता है 1/v = प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पर v होता है अंतिम दूरी, u होता है इनिशियल दूरी, f होता है वक्ता त्रिज्या। आपको याद रखना। इस पर हम अगले वीडियो में इस पर हम न्यूमेरिकल सवाल लेकर आएंगे, इसमें आपको सवाल बनाना सिखाएंगे। और उसके बाद आगे फॉर्मूला है आवर्धन क्या है। आवर्धन का मान होता है m = होता है h/h, जिसमें यहाँ का प्रतिबिंब की ऊंचाई को h कहते हैं तथा h कहते हैं बिंब की ऊंचाई, जिसको वस्तु की ऊंचाई कह सकते हैं। उसके बाद आता है m = -v/u, जिसमें होता है m = -v/u, जहाँ पर अगर आपको u है वस्तु दूरी है, v है प्रतिबिंब दूरी है, f है फोकस दूरी। तो आप साथ ही इसको याद रखना है। इससे आप जितना आपको यहाँ पर फार्मूला दिया गया इसको आपको रटना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम अगले वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल सवाल बनाना आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।